टोटल एवरेज एनर्जी है। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जितने भी ऑर्बिटल जो एवरेज एनर्जी से लोअर, या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो लोअर गए हैं, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो दूसरे वाले ऑर्बिटल हैं वो अबोव द बैरी सेंटर चले जाएंगे। तो ये होगी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो दो ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हुए हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जैसे इसको अपन अगर डी क्यू की फॉर्म में लिखें तो 1 डेल्टा नॉट इक्वल टू 10 डी क्यू। जैसे यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए टोटल जो इसकी वो उसको कितना चाहिए, 10 डी क्यू चाहिए, या डेल्टा नॉट। तो टोटल इसकी एनर्जी है वो 10 डी क्यू है। तो इसको जब आप स्प्लिट करेंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीचे आनी चाहिए और इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊपर जानी चाहिए। तो एक ऑर्बिटल को कितनी, या इस वाले ऑर्बिटल जो नीचे 3 ऑर्बिटल है, इस वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी गई है, वो दी गई है 4 डी क्यू। और इस जो और इनको जैसे जो ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए हैं, इस नीचे वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं T2g और ऊपर वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं EG। ये G इसलिए क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। इस वाले को दी गई है 4 डी क्यू, और जो EG वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कितने दी गई है, को 6 डी क्यू। अपन जब इसको डी नोट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.4 डेल्टा नोट। और ये वाला जो EG वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 0.6 डेल्टा नोट। तो इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं कि इन वाले इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस इसमें जो T2g के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 4 डी क्यू से। अगर अपन को एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कैलकुलेट दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर D2 इन टर्म्स ऑफ डी क्यू। जो D2 है, जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताओ हमें इन टर्म्स ऑफ डी क्यू, या वो बोल सकता है कि इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नोट, या ऐसे ही फिर अपन निकाल देंगे कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मल्टीप्लाई अगर डी क्यू की टर्म में निकालना है तो 4 डी क्यू से कर देंगे, और अगर डेल्टा नोट की टर्म में निकालना है तो 0.4 डेल्टा नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी होगी जिस अमाउंट से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज हुआ है ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग। द अमाउंट टू विच ए कॉम्प्लेक्स और ए मेटल आयन इज स्टेबलाइज ड्यू टू स्प्लिटिंग बिटवीन दी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब हम जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल के देखेंगे। पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड में के जैसे D1 D2 D3 D4 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का निकालते, इसी के अंदर देखते हैं हम निकालते हैं। हमें D1 के लिए निकालनी है फॉर एग्जांपल। ये इसका बैरी सेंटर हो गया। जैसे D1 के लिए हमें निकालनी है, फॉर एग्जांपल इसमें जो पहले एनर्जी निकालनी है D1 के लिए निकालनी है, CFSC4 D1 ऑर्बिटल। जो भी जैसे T2g की एनर्जी है लोअर टू दी
बैरी सेंटर है या लोअर टू दी एवरेज एनर्जी है, तो इसकी वाली जो एनर्जी होगी वो हमें हमेशा माइनस मिलेंगी, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है। और ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी हमेशा हम किस मिलेंगे, प्लस मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जैसे D1 की निकालनी है इन टर्म्स ऑफ DQ, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे -4DQ इंटू 1 इक्वल टू -4DQ। ये आ गई इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर अपने को इस डेल्टा नोट की टर्म में निकालना है तो 0.4 डेल्टा नोट इंटू 1 इक्वल टू -0.4 डेल्टा नोट। जैसे नेक्स्ट हमें D2 के लिए निकालनी है, जब हम D2 के लिए CFSC निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, D2 -0.4 डेल्टा नोट इंटू 2 इक्वल टू -0.8। ये आ गई हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D2। अब देखेंगे हम D3 के लिए निकालनी है, तब क्या आ जाएगी -0.4 इंटू -0.4 डेल्टा नोट इंटू 3 इक्वल टू 1.2 डेल्टा नोट। ये वाली हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी फॉर D3। इस वाली एनर्जी को जब अपन DQ में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 DQ। नेक्स्ट जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे हम D4 के लिए निकालेंगे। CFSC फॉर D4। अब जब D4 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, जैसे ये तीनों के तीन ऑर्बिटल फिल हो गए, हम जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहीं फिल कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो सकता है। ये हमें कौन बताता है कि ये हमें कैसा पता चलेगा कि जो इस वाले ऑर्बिटल की जो यहीं पर पेयरिंग होगी या इस वाले ऑर्बिटल में की जो पेयरिंग नहीं होगी बट ये EG वाले ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। ये हमें बताता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कैसे लिगेंड लगे हुए हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड सच एज साइनाइड, सच एज कार्बोनाइल ग्रुप, स्ट्रॉन्ग लिगेंड सच एज साइनाइड आयन, तो अगर ऐसे कोई लिगेंड लगे हुए हैं तो जो D4 के ऑर्बिटल में इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। इसका क्या मीनिंग है, जो इस फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बट यहीं पर पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हुए हैं तो जो हमें पता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की या स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन कौन से वाला फॉलो करना पसंद करेगा, ये वाला फॉलो पसंद करेगा, क्योंकि उसको यहीं पर फिल होने के लिए लोअर एनर्जी की ज़रूरत है और ऊपर स्प्लिट करने जाने के लिए क्रिस्टल स्प्लिटिंग वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, T2G4। इसकी जब आप निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो वो क्या होगी, -4 DQ इंटू 4 -16 DQ। बट ये इसकी एक्चुअल एनर्जी नहीं है। जब इसकी एक्चुअल एनर्जी देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, एक्चुअल CFSC 16 DQ प्लस P। ये P क्या है, ये वो वाली पेयरिंग एनर्जी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास
या सेकंड पॉसिबिलिटी है जब D4 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो जब इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं या वीक लिगेंड्स अटैच हैं, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, तब क्या होगा कि तब जो CFSC की वैल्यू है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है, वो कम होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से। इसका क्या मीनिंग है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कम एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड है इन कंपैरिजन टू यहीं पेयर होने के लिए। तो इस जब इसके साथ वीक लिगेंड लगाया तो ये क्या, ये वाला जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो ईजी में फिल हो जाएगा। तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गई, T2G3 और 1Eg। इसकी जब आप CFSC निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0.4 या 4dq इंटू 3 + 6dq इंटू 1, 12dq + 6 = 6dq। ये वाली आ जाएगी इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही जब आप D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जब उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है तब क्या हो जाएगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो जाएगी। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 20dq। बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी पेयरिंग हुई है, इसीलिए जो इसके साथ 20dq के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 2p, 2 वैल्यू पेयरिंग एनर्जी। बट जब उसके साथ वीक लिगेंड लगे हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी। तब क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगा, D5 वाले में T2G3 और Eg2, 3 2, 12dq + 12dq = 0। D5 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब उसके साथ वीक लिगेंड लगे हैं तब इसकी जो CFSC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0dq आ जाएगी, 0 डेल्टा नोट आ जाएगी। ऐसे ही जब आप 6 वाले में करेंगे तो यहाँ पर वही जो 6T2G आ जाएगा, प्लस उसमें एक चेंज है कि जब आप D6 का देख रहे हैं D6 वाले में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन T2G6। तो CFSC निकाल लेंगे वो क्या होगी, -4dq इंटू 6 -24dq + 2p। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, फिर हम +2 वैल्यूज ऑफ पेयरिंग एनर्जी क्यों ऐड करें, क्योंकि जैसे आप D6 का देखेंगे तो ये वो 2 D5 में थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल हुए थे। बट जो अगर नॉर्मल कंडीशन भी देखें तो जो 6th इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी में फिल होता है, T2G में फिल होता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही है जो नीचे आकर फिल हुए हैं, बट जो 6th इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी T2G में ही आना था। अगर वो T2G में ही आना था तो हम पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे उसमें, इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी -24dq + 2p आ जाएगी। ऐसे ही हम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं D7, D8 या D9 और D10 वाली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करके।